आज हम करेंगे डिबेंचर्स, इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। ये आपके सिलेबस में था तो आज ये कंप्लीट हो जाएगा। कल ये जो भी नेक्स्ट क्लास रहेगी उसके अंदर हम रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स करेंगे। उसमें मैं चाहूंगा सारे बच्चे ऑफलाइन ही आए क्योंकि वो बिल्कुल नया टॉपिक है, उसमें से क्वेश्चन रेज होंगे तो हमें तो कम से कम वो पूरा अटेम्प्ट करके पूरे मार्क्स लेके आए। तो वही एक ऐसा टॉपिक है जो एडिशनल टॉपिक है ना, वही ऐसे हैं जो आपको दूसरे बच्चों से कैटेगराइज करेंगे। ठीक है, तो पहले डिबेंचर्स की डेफिनेशन लिख लो। डिबेंचर is a written document. It is a written document issued by the company acknowledging the borrowing. Debentures are the written document issued by the company acknowledging the borrowings. ठीक है, फिर इसके कुछ फीचर्स होते हैं जो मैं आपको लिखवाऊंगा नहीं। सबसे पहले ये रिटन डॉक्यूमेंट होता है, इसकी रीपेमेंट जो डेट होती है वो फिक्स्ड होती है। मतलब 5 साल बाद रीपे करना है तो 5 साल पहले ही लिख दोगे, आप बताओगे। इसमें जो इंटरेस्ट रेट होता है वो भी आपका फिक्स्ड होता है। आप पहले एडवांस में एट द टाइम ऑफ इशू लोगों को बताओगे दैट आई विल पे द इंटरेस्ट ऑफ 10%, 5%, जो भी आपने जिस परसेंट पे ये बोरो करा है। इट इज अ बोरिंग अगेंस्ट द कंपनी एंड इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज अ चार्ज। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज अ चार्ज। और अगर वो पूछे डिविडेंड ऑन शेयर्स, इट इज अ चार्ज और एप्रोप्रिएशन? एप्रोप्रिएशन। डिविडेंड ऑन शेयर एप्रोप्रिएशन है। सीएफएस में याद करो, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स के अंदर लिखा करते थे। एक डिबेंचर से जैसे मिलता जुलता वर्ड होता है बॉन्ड्स। बॉन्ड्स भी डिबेंचर की तरह ही होता है, इसके अंदर भी बोरोइंग्स ही होती है। बट इसमें स्लाइट डिफरेंस ये होता है कि ना इस पे इंटरेस्ट रेट या तो होता ही नहीं है या नियर टू नील होता है। ये कुछ और फैसिलिटीज के लिए आपको जो दिया जाता है ना वो बॉन्ड्स दिया जाता है। जैसे कि रियल लाइफ में मैंने भी एक बॉन्ड्स के अंदर इन्वेस्ट करा हुआ है जिसको एसजीबी कहते हैं। एक तो डिबेंचर हो गया। डिबेंचर में क्या है, मैंने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करे, मुझे 5 साल बाद तक 5 साल बाद रिपेमेंट हो जाएगी और हर साल 5% इंटरेस्ट मिलेगा। ये तो डिबेंचर हो गया। बॉन्ड्स होता है इसमें लोन का ना अलग तरीका होता है लोन लेने का। जैसे कि मैं आपको एसजीबी का एग्जांपल देता हूँ, इसमें मैं रियलिटी में इन्वेस्ट करता हूँ। तो क्या होता है एसजीबी, ये गवर्नमेंट का गोल्ड बॉन्ड है एसजीबी। इसके अंदर गवर्नमेंट क्या करती है, मैंने 5019 रुपए एक बॉन्ड का दे देता हूं। मैं 5000 रुपए मान लो एक बॉन्ड का दे देता हूं। गवर्नमेंट इसमें मुझे सिर्फ 1% इंटरेस्ट, बिल्कुल नियर टू नील 1%। मैं 5 साल से पहले पैसा निकाल नहीं सकता। पर गवर्नमेंट क्या करती है, इन 5000 के बदले वो गोल्ड ले लेती है। गवर्नमेंट वैसे ही बहुत सारा गोल्ड पड़ा है तो मेरा इस 5000 के बदले मेरे नाम का गोल्ड रख देती है। जिस दिन मेरी रीपेमेंट होती है उस गोल्ड की मार्केट में जो प्राइस चल रही होती है उतनी रीपे हो जाती है। तो अगर 5 साल बाद ये गोल्ड 6500 का बिकेगा तो मुझे 5000 की जगह कितने मिल जाएंगे, 6500। और 5 साल तक इंटरेस्ट कितना मिलेगा, 1%। ऊपर वाले केस में क्या था, 5000 के बदले कितने मिलेंगे आपको, 5 ही मिलेंगे और पूरे साल आपको 5%। तो जो बॉन्ड्स होते हैं ना ये काफी डीप डिस्काउंट में दिए जाते हैं या बहुत कम इंटरेस्ट रेट पे, ये हैवी डिस्काउंट पे इशू किए जाते हैं। तो बॉन्ड्स हमारे 2 तरह के होते हैं। जो काफी डिस्काउंट पे दिए जाते हैं उसको बोलते हैं डीप डिस्काउंट बॉन्ड या जीरो कूपन बॉन्ड या जीरो कूपन बॉन्ड। ये कैसे बेसिकली बॉन्ड्स होते हैं, ये बॉन्ड्स होते हैं जो आप इनके ऊपर आपको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा पर गवर्नमेंट आपको ये बहुत सस्ते में बेचेगी। यानी कि गवर्नमेंट कहेगी आज आप मुझे 4000 रुपए दोगे तो फ्यूचर में आपको मैं 10,000 रुपए दे 5 साल बाद। ऐसी स्कीम लगी, जिसको अच्छी लगेगी वो इन्वेस्ट कर देगा। इसमें आपको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, आज आप कम पैसे दोगे फ्यूचर में आपको ज्यादा पैसे मिल जाएंगे। यानी कि 10,000 रुपए वाली चीज वो डीप डिस्काउंट
6,000 डिस्काउंट में बेच के आपको 4,000 रुपए में देगा और इन फ्यूचर ही विल पे यू 10,000। तो ये होता है डीप डिस्काउंट बॉन्ड या इसको जीरो कूपन बॉन्ड बोलते हैं, यानी कि जीरो इंटरेस्ट बॉन्ड। कूपन का मतलब इंटरेस्ट। तो दो तरह के हमारे बॉन्ड्स हो सकते हैं। तो थोड़ा सा स्लाइड डिफरेंस पता लगा डिबेंचर और बॉन्ड्स के बारे में। चैप्टर नहीं था ना इसलिए मैंने हल्का सा बॉन्ड्स को आपको बता दिया। या तो ये बहुत कम डिस्काउंट पे दिए जाते हैं या बिल्कुल हैवी डिस्काउंट पे दिए जाते हैं। इस पे इंटरेस्ट रेट बिल्कुल ना के बराबर होता है या जीरो होता है, सिंपल सी बात। आगे चलो, डिबेंचर्स कैसे हो सकते हैं हमारे? डिबेंचर्स कैन बी सिक्योर्ड। हमारे सिलेबस में डिबेंचर्स है, बॉन्ड्स नहीं है। अनसिक्योर्ड, सिक्योर्ड समझ आ गया, जिसके अगेंस्ट कोई कोलेटरल रखवाई भी हो। अनसिक्योर्ड में कोई कोलेटरल नहीं रखवाई जाती। इट कैन बी रिडीमेबल एंड इट कैन बी इररिडीमेबल। रिडीमेबल का मतलब क्या होगा? आप रिडीम करवा सकते हो। इररिडीमेबल का मतलब होता है जो कभी भी रिडीम हो ही नहीं सकता। पहले ऐसे डिबेंचर्स इशू होते थे। पहले पता क्या होता था? आपने मुझे कर्जा दिया, मैं आपको जिंदगी भर तक 10% इंटरेस्ट देता। लोग ऐसे लेते थे। रिडीमेबल का मतलब आफ्टर 5 ईयर यू विल रीपे द अमाउंट और वो कर्जा खत्म। पर पहले के टाइम पे इररिडीमेबल डिबेंचर भी इशू, जो कि हेडेक बन जाता था बाद के टाइम। पर आज के टाइम में इररिडीमेबल डिबेंचर इशू करना अलाउड नहीं। पहले के जमाने में तो ऐसे चलता था, पगड़ी कहते थे इसको। आज आप देखोगे चांदनी चौक में अगर आप किसी की दुकान होगी या कुछ होगी तो पहले के टाइम में पता क्या हो जाता था? तुम मेरी दुकान ले लो, 20,000 रुपए एडवांस दे दो, पूरी जिंदगी 500 रुपए किराया। उस समय तो 500 रुपए बहुत बढ़िया लगता था। आज के जमाने में चांदनी चौक में जितनी भी दुकान है ना, उनका किराया 500 रुपए, 600 रुपए। आज के टाइम में जो जो 1-1 लाख रुपए का किराया होना चाहिए ना, सारी दुकानों का किराया 500-600, क्योंकि उन सब पे लाइफ टाइम का वो ले रखा है। पहले के जमाने में ऐसे चलता था, लाइफ टाइम के लिए। बैंक हमेशा याद रखना 100 साल की लीज पे प्रॉपर्टी लेता है। खरीदता नहीं है वो, 100 साल की लीज पे ले लेता है और रेंट डिसाइड कर लेता है। आज सपोज करो 10,000 रुपए रेंट पे लिया उसने, बोलेगा हर साल 5% वो बढ़ा दूंगा, इन्फ्लेशन की वजह से किराया बढ़ा दूंगा, किराया ज्यादा दूंगा। पर आज से 100 साल बाद देखो ये अमाउंट बहुत छोटा सा लगेगा, बैंक को ऊपर फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो बैंक हमेशा लीज पे लेता है। आज तो ज्यादा लगेगी अमाउंट, और आज से 100 साल के बाद इन्फ्लेशन इतनी अच्छी हो जाएगी कि 10,000 का अगर ये 50 भी हो जाएगा ना, उस जमाने के 50 आज के 500 रुपए के बराबर होंगे। तो बैंक हमेशा ये गेम खेलता है। तो पहले ऐसे ही होता था, इररिडीमेबल डिबेंचर्स भी इशू। थर्ड, रजिस्टर्ड और बियरर। रजिस्टर्ड का मतलब हो गया उन डिबेंचर्स जिनका रजिस्ट्रेशन मेरे नाम से हो। मैंने डिबेंचर खरीदे 1,000 रुपए के, कंपनी मेरा नाम लिख लेगी कि ये डिबेंचर मैंने इनको बेचा, तो 5 साल बाद कंपनी मेरे को ही पे करे। बियरर क्या होता है? उस पे आपका नाम नहीं लिखा हो, तो जिस पर्सन के पास भी वो डिबेंचर होगा कंपनी उसको पैसा पे कर देगी। तो बियरर चेक होता है ना, चेक पे आप लिख देते हो नेम की जगह आप छोड़ दो, अमाउंट लिख दो, तो जिसके पास भी वो चेक होगा बैंक उसको पे कर। और अगर रजिस्टर्ड हो गया तो यहाँ पे मैं उसका नाम लिख दूंगा, तो बैंक सिर्फ उसी को पैसा देगा, आधार कार्ड चेक करेगा और उसी के नाम को पैसा देगा। बियरर मतलब ब्लैंक चेक, कोई भी आके पेमेंट ले सकता है। जो हमारी करेंसी नोट होती है वो बियरर होती है हमेशा, जिसके पास भी उसको पेमेंट मिल जाएगी। उस पर किसी का नाम थोड़ी लिखा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट उसी को पैसा देगी, जिस पे नाम लिखा है उसको बैंक पैसा दे देगा। देन उसके बाद कन्वर्टेबल एंड नॉन कन्वर्टेबल। डिबेंचर कैन बी कन्वर्टेबल और नॉन कन्वर्टेबल। कन्वर्टेबल का मतलब which can be converted into after 5 years, which can be converted into shares, debentures। अब बच्चे को सोचेंगे सर डिबेंचर से तो दोबारा डिबेंचर में कैसे कन्वर्ट हो रहे हैं, क्यों नहीं हो सकते? पहले 7% के थे, 8% में कंपनी ने कन्वर्ट कर दिया 5 साल बाद, 9% में कन्वर्ट कर दिए, या लोन को एक्सटेंड कर दिया। शेयर्स में इक्विटी प्रेफरेंस दोनों आ सकते हैं। नॉन कन्वर्टेबल वो होते हैं जिनकी 5 साल बाद आपको पेमेंट मिल जाएगी, उसके बदले आप शेयर से डिबेंचर्स नहीं ले सकते। तो कन्वर्टेबल और नॉन कन्वर्टेबल टाइप ऑफ डिबेंचर्स। हमारी कौन सी लायबिलिटी होती है, करंट या नॉन करंट?
नॉन करंट लाइबिलिटीज। और नॉन करंट लाइबिलिटीज के अंदर सब हेड क्या होता है इसका? लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। ये वो होते हैं जो पेबल आफ्टर 1 ईयर या ऑपरेटिंग साइकिल। और अगर डिबेंचर जो तुमने इशू करे एंड विच विल बी पेबल विद इन अ ईयर या ऑपरेटिंग साइकिल, तो वो कौन सी लाइबिलिटी हो जाएगी? करंट लाइबिलिटी। और करंट लाइबिलिटीज के अंदर शॉर्ट टर्म बोरिंग्स, they will be treated under short term borrowings। और जो डिबेंचर होते हैं जो जिनकी पेमेंट 12 महीने के अंदर अंदर करनी होती है, इशू करे थे लॉन्ग टर्म के लिए, वो कहाँ आते हैं? अदर करंट लाइबिलिटीज, करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म। मतलब देखो, मैंने एक डिबेंचर 1 अक्टूबर को इशू करा 2017 में, इसकी पेमेंट कब होगी पार्थ? 5 साल के लिए इशू करा, कब होगी पेमेंट? 1 अक्टूबर 2022। तो जब मैं यहां पर बैलेंस शीट बनाऊंगा 1 अप्रैल अगली 2018, तो ये मुझे कब पे करना है? लॉन्ग टर्म। इस साल की जो बैलेंस शीट बनेगा इसमें ये लॉन्ग टर्म में दिखाया जाएगा, लॉन्ग टर्म। अगले साल जब मैं बैलेंस शीट बनाऊंगा 1 अप्रैल 2019, तब भी इसको मैं नॉन करंट लायबिलिटी में दिखाऊंगा क्योंकि भी लंबे समय के। फिर जब मैं अगले साल 1 अप्रैल 2020 को बनाऊंगा तो भी लॉन्ग टर्म, 1 अप्रैल 2021 को बनाऊंगा तो भी लॉन्ग टर्म। बट जब मैं 1 अप्रैल यानी 31 मार्च की बात कर रहा हूँ, जब नई बैलेंस शीट बनी, जब मैं 1 अप्रैल 2022 या मार्च लिख लो यहाँ पर, जब मैं तब क्लोज करूंगा बैलेंस शीट, तो मैं कहूंगा अब ये डिबेंचर मुझे 6 महीने के अंदर अंदर पे करने हैं, तो ये तो नॉन करंट लायबिलिटी हो नहीं सकती, तो इसको मैं दिखाऊंगा करंट लायबिलिटी। क्लियर है? और अदर करंट लायबिलिटीज के अंदर अब आप बोलोगे सर शॉर्ट टर्म बोरिंग्स में क्यों नहीं दिखाओगे? शॉर्ट टर्म बोरिंग्स वो होती है जो छोटे समय के लिए लोन लिया है। ये लोन तो मैंने लंबे समय के लिए लिया था, बट इसकी मैच्योरिटी आ गई, इसलिए इसको करंट लायबिलिटीज, अदर करंट लायबिलिटीज। लोन जो है ये लंबे समय के लिए, बट ड्यू टू इस मैच्योरिटी ये करंट लायबिलिटी अदर करंट लायबिलिटी में शिफ्ट हो जाता है। इसको बोलते हैं करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म, करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म डेट, इसका ये नाम होता है। क्लियर है आर्यन एंड माहिरा? यस सर। तो कार्तिक को भी बोलो वो भी आया करे। फर्स्ट रो में then debentures can be issued at par, at premium और डिस्काउंट पे भी दे सकते हैं, at discount. Debenture can be issued at par, at premium, at discount. जो डिस्काउंट हमने दिया होता है, डिस्काउंट ऑन इशू, थर्ड रो में सेकंड रो में कहीं पे भी, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, ये तुम्हारा खर्चा होता है कि एसेट होती है, लायबिलिटी होती है? बताओ कहां दिखाएंगे इसको बैलेंस शीट में? डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, ये नुकसान होता है, ये स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में जा, और कौन सी कॉस्ट के अंदर? फाइनेंस कॉस्ट के। तो ये स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल खर्चा है ना भाई, बैलेंस शीट में तो एसेट और लायबिलिटी जाती है, ये तो खर्चा है, खर्चा विल गो अंडर स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। एज पर सेक्शन, as per AS 16, discount on issue of debentures should be written off within a year. As per AS 16, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर शुड बी रिटर्न ऑफ विद इन अ ईयर, 1 साल के अंदर अंदर हमें इनको राइट ऑफ करना ही करना है।
कहां से राइट ऑफ करते हैं, कहां से करते हैं गौतम? डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, देन अब वो रूल चेंज हो चुका है, अब कैपिटल रिजर्व से नहीं करते, अब सीधा स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल से। सिर्फ इन दो जगह से यूज करोगे, यू कैन नॉट टच द कैपिटल रिजर्व। तो स्टेट सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। तो जो भी नुकसान होगा, प्रायोरिटी सिक्योरिटी प्रीमियम, देन स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल, इनसे हम राइट ऑफ करेंगे और 1 साल के अंदर अंदर हमें करना होता है। था पहले, पर अब हट चुका, बिल्कुल हट चुका। जो तुम्हारे क्वेश्चंस बन के आए हैं ना, उसमें भी हट चुका है, इसमें भी हटा हुआ, तो इसलिए हम उससे राइट ऑफ नहीं करेंगे कैपिटल रिजर्व्स। एक बार कोलेक्ट्रल सिक्योरिटी कर लेते हैं, या पहले कहो तो एक बार, चलो पहले कोलेक्ट्रल। डिस्काउंट की एंट्री क्या होगी, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर की, एक बार मैं कर देता हूँ। अगर सपोज करो मैंने 1000 डिबेंचर है, 10 रुपए का एक इशू करा है, और जो मैंने पैसे मांगे हैं वो ऐसे मांगे हैं, 4 + 2, दिस 2 इज डिस्काउंट। तो हमारी जनरल एंट्रीज कैसे होंगी? तो सबसे पहले हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, तो डिबेंचर एप्लीकेशन, फिर डिबेंचर एप्लीकेशन टू डिबेंचर 4000, ऐसे करते थे। देन उसके बाद डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट +2 लिख सकते हो, या इसको ऐसे लिख सकते हो 6-। बात देखिए, मैं जैसे प्रीमियम लिखते थे ना, हम वैसे लिखेंगे तो ज्यादा जल्दी कैच कर। यहाँ पर 8 + 2 लिख सकते हैं, क्योंकि 8 रुपए की चीज 10 रुपए की चीज 8 रुपए में बेच रहे हो, 2 रुपए डिस्काउंट, इसलिए। तो देखो, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर। डिबेंचर अलॉटमेंट पे कितना मिलेगा आपको, 1000 शेयर पे 4 रुपए के हिसाब से 4000, 2 का डिस्काउंट दिया, और 6000 पे टोटल डिबेंचर की जो लायबिलिटी आएगी वो पूरी 6 और 4 10 से आएगी। पर जो बैंक में पैसा मिलेगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट, तो अलॉटमेंट पे सिर्फ 4 ही मिलेगा, क्योंकि 2 का तो डिस्काउंट हो गया। क्लियर है ये एंट्री? देखो, बैंक में मिला 4 और 4 8, और लायबिलिटी क्रिएट हुई 6 और 4 10, इसका मतलब 2000 रुपए का डिस्काउंट दिया है, ये रहा डिस्काउंट। अब इस डिस्काउंट को राइट ऑफ करना है। इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट, सीधा स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल से राइट ऑफ कर दो। मार्च 31 को करते हैं, ईयर एंड पर, जब बुक्स क्लोज करते हैं। अगर बुक्स के अंदर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व दे रखा है, देन वी यूज द सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व फॉर दिस। नहीं दे रखा तो डायरेक्टली हो गया, है ना, हो जाएगा ये एंट्रीज। एडमिशन लेना है कना ड्यू में, टारगेट बना के चलो। देन हमने पढ़ा था कोलेक्ट्रल सिक्योरिटी, इसमें चलो टाइम लेना तो 1 सेकंड ले लो, फिर कोलेक्ट्रल सिक्योरिटी के बारे में बताता हूँ क्या था कोलेक्ट्रल सिक्योरिटी। AS16 के हिसाब से मैंने इसको राइट ऑफ कर दिया। एक AS26 था, इसके ऊपर था AS26 गुडविल के ऊपर। As per AS26, purchase goodwill is recorded in the books of accounts, self-generated is not recorded. Collateral security के हमारे पास 2 ऑप्शन होते थे, either we can pass the entry or ignore that. Collateral security, दोनों ऑप्शन लिख लेंगे। पहला, when no entry is passed, when no entry is passed, or when entry is passed। ये समझ आ रहा है एंट्री क्यों नहीं पास करते थे इसकी? हम एक जैसे बैंक लोन लेते थे तो हम एंट्री कर देते थे बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन। फिर आप कहते थे सर जो हमने डिबेंचर इश्यू करे हैं वो रियलिटी में डिबेंचर इश्यू थोड़ी करे हैं, वो तो ऐसा सिक्योरिटी रखवाए हैं हमने, गिरवी रखवाए हैं, उस गिरवी रखवाने की एंट्री थोड़ी पास करेंगे। एक केस होता था जब हम कहते थे नहीं नहीं हम तो एंट्री पास करें, तो हमारी क्या एंट्री होती थी, पहले लोन ले लो, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन, एंड देन डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर। आप डिबेंचर को लायबिलिटी दिखाते थे, पर एक्चुअली में ये लायबिलिटी नहीं है,
तो आप उसके अगेंस्ट क्या दिखा देते थे, एक डिबेंचर सस्पेंस की दिस इज नॉट माई रियल लाइबिलिटी, माई रियल लाइबिलिटी इज माई बैंक लोन। ये तो मैंने एज ए सिक्योरिटी रखवा दिया कि अगर मैं इसकी रीपेमेंट नहीं कर पाता देन द कंपनी कैन एक्सरसाइज द राइट ऑन डिबेंचर, तो वो उसके मालिक बनेंगे, वरना तो एज अ लाइबिलिटी नहीं पड़ा, एज अ कोलेक्ट्रल पड़ा, एज अ कोलेक्ट्रल रखा हुआ। थर्ड देखो, व्हेन कंपनी इज नॉट एबल टू पे द बैंक लोन, कंपनी अगर बैंक लोन नहीं पे कर पाती तो क्या होगी, रिवर्स एंट्री करेंगे, इसकी रिवर्स एंट्री कर देंगे। पहले तो इस डिबेंचर को कैंसिल आउट कर देंगे, एंट्री करेंगे डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर सस्पेंस। पहले तो हमने करा कि जो डिबेंचर हमने दे रखे थे इसको खत्म करो, एज अ सस्पेंस खत्म करो। दूसरी एंट्री भी होगी इसको, दूसरी एंट्री क्या होगी, मैंने कंपनी को ये डिबेंचर ऐसा कोलेक्ट्रल रखवाए थे, अब मैं लोन नहीं पे कर पाया तो क्या कंपनी को डिबेंचर मेरे मिल जाएंगे, उसको राइट मिलेगा डिबेंचर का, तो डिबेंचर मेरी लायबिलिटी बन जाएगी आपसे, और जो ये बैंक लोन था इसकी लायबिलिटी में खत्म करूंगा। बैंक लोन को खत्म करा मैंने क्योंकि वो तो लायबिलिटी बची नहीं, और नई लायबिलिटी किसकी स्टार्ट कर दी मैंने, डिबेंचर्स। और यहाँ पर इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग भी डेबिट होता है क्योंकि लोन के ऊपर जो भी इंटरेस्ट पेनल्टी वेनल्टी लगती है वो सारी की सारी इसके अंदर एड ऑन हो जाती है। तो बैंक लोन अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर। पहले रिवर्स करी मैंने, सस्पेंस को कैंसिल करने के लिए डिबेंचर को डेबिट करा, देन उसके बाद मैंने लोन को कैंसिल करा क्योंकि लोन की लायबिलिटी नहीं बनी, नई डिबेंचर की लायबिलिटी बन गई, और जो इंटरेस्ट बीच का बचा हुआ था वो भी मेरा डिबेंचर में ऐड ऑन हो गया। तो ये एंट्री आपने 12th में नहीं करी थी, इसको कर लो क्योंकि सिलेबस में थी, एक तो इलिस्ट्रेशन पड़ी हुई थी इसकी, पर इतनी आती नहीं थी तो हम करवाते नहीं थे। ये जो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर है ये कहां से राइट ऑफ होता है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर स्टेटमेंट ऑफ पी&एल से, इसके लिए हम कोई वो यूज नहीं करेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर हमेशा स्टेटमेंट ऑफ पी&एल से राइट। चलो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स कभी अगर आ गया तो कर ही लेते। टीडीएस करवाया था आपको इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर में, हमने नहीं करवाया था तो फिर टीडीएस भी कर लेते। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, देखो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर क्या होता था, मैंने सपोज करो 1 लाख रुपए 1000 के डिबेंचर इशू करे, 10 रुपए का एक डिबेंचर है, ध्यान दो 10 रुपए का एक डिबेंचर है, और मुझे जो इंटरेस्ट पे करना है ना वो ईयरली करना है एट द एंड ऑफ द ईयर, और ये डिबेंचर जो है 5% वाला। तो मैंने टोटल करा, पैसा कितना रेस करा हुआ है मैंने 10,000, एक साल का इंटरेस्ट कितना बना 500 रुपए। तो ईयर के एंड पे मैं एंट्री पास करूंगा मार्च 31 को, डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर एंड देन डिबेंचर होल्डर्स टू बैंक। पहले ड्यू करा एंड पे कर दिया, ये एंट्री तो करके आए होंगे, एंड एट द एंड ऑफ द ईयर दिस डिबेंचर इंटरेस्ट विल बी ट्रांसफर्ड टू स्टेटमेंट ऑफ पी&एल। हमने इसको पी&एल में ट्रांसफर कर दिया। हाँ पी&एल में ट्रांसफर रिटर्न ऑफ एक ही बात, क्योंकि जितने भी खर्चे होते हैं ना वो सारे के सारे पी&एल अकाउंट में लिखे जाते हैं, रेवेन्यूज लिखी जाती है, और फिर एक नेट प्रॉफिट या नेट लॉस रिटर्न ऑफ होता है कि आप खत्म कर रहे हो उसको, ये भी खत्म ही हो रहा है उधर ट्रांसफर। टीडीएस की बात करते हैं, टीडीएस होता है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। हमारी गवर्नमेंट का रूल है कि जितना भी आपको इंटरेस्ट मिलता है ना, आपको पूरा पैसा नहीं मिलेगा, ये 500, ये जो इंटरेस्ट का पैसा है डिबेंचर होल्डर्स को पूरा नहीं मिलेगा। गवर्नमेंट कहेगी अगर इसके ऊपर कोई मेरा टैक्स कटता है तो वो काट के दो। गवर्नमेंट क्या करती है, टैक्स को डिडक्ट कर लेते हैं एट सोर्स। मेरा भी जब मैं एफडी करवाता हूँ बैंक में, तो मेरा एफडी का ब्याज अगर बनता है 24-25 हजार रुपए, तो बैंक 2-3 हजार रुपए काट के देता है, वो एट सोर्स काट लेता है। तो मैं क्या करता हूं, मैं उसको क्लेम बैक करता हूं, रियलिटी बता रहा हूं, मैं फिर गवर्नमेंट से क्लेम बैक करता हूं।
मैं कहता हूँ कि मेरी सैलरी में से टैक्स जा रहा है और ये पैसा मेरी सैलरी का जुड़ा हुआ है, तो मैं इसको क्लेम बैक कर लेता हूँ गवर्नमेंट से, पैसा वापस मांगा। तो वो तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, बस तुम्हें टैक्स डिडक्टेड सोर्स का बताता हूँ कैसे। देखो हम एंट्री करेंगे डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, हम कंपनी है, टू डिबेंचर होल्डर टू टीडीएस पेबल। जैसे कि ऊपर वाले क्वेश्चन में 500 रुपए का ब्याज बन रहा था, सपोज करो गवर्नमेंट कहते हैं कि 10% जितना भी इंटरेस्ट होगा पहले मेरी जेब में जाए, तो क्या करेंगे, 500 रुपए का 10%, 50 रुपए टीडीएस पेबल गवर्नमेंट का बना देंगे और 450 रुपए किसका बना देंगे, डिबेंचर होल्डर का। 500 रुपए उसका ब्याज बनता है ना, तो हम कहेंगे 50 रुपए गवर्नमेंट को दे देंगे और 450 रुपए डिबेंचर होल्डर को दे देंगे। अब इन दोनों की पेमेंट कर दो, जैसे उसमें करते थे, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट, टीडीएस पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक, 450, 50, 500 पेमेंट हो गई। और फिर एट लास्ट डिबेंचर इंटरेस्ट को ट्रांसफर कर दो स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल टू डिबेंचर इंटरेस्ट। पूरे 500 रुपए ट्रांसफर करना, क्योंकि तुम्हारी कंपनी के लिए तो 500 खर्चा है, 450 होल्डर्स को जा रहा है और 50 रुपए गवर्नमेंट को जा रहा है। और टीडीएस ट्रांसफर करने की कोई एंट्री नहीं होगी, क्योंकि लायबिलिटी जनरेट करी, लायबिलिटी पे हो गई। तो ऐसी एंट्री होती है व्हेन द टीडीएस इज देयर। क्लियर है मुस्कान, कनव? अगर आपके पास ये वाली बुक है ना, तो इसमें जितने भी बॉक्सेस है ना उन सबको अच्छे से पढ़ लेना। सारे चैप्टरों के जितने भी बॉक्सेस बनते हैं वो अच्छे से पढ़ लेना, उसमें सेक्शन लिखे हुए हैं, इंपोर्टेंट नोट्स लिखे हुए हैं, वहां से क्वेश्चन रेज करने के बहुत चांसेस है। तो एक बार हम भी ऐसे कर लेंगे, एक क्लास में मैं सारे बॉक्सेस ही करवा दूंगा, रिवीजन क्लास में ऐसे करेंगे, इसमें सारे बॉक्सेस ही पढ़ेंगे, उस दिन सबसे बुक मंगवा लूंगा। अब आ जाओ, when the debentures are issued at premium या par या discount and redeemable at premium par discount, याद है ये? जब डिबेंचर पार पे इशू करते थे और रिडीमेबल भी पार पे करते थे, याद है ये सारे के सारे केसेस करते थे हम? लिखवा दो सारे केसेस, एक बार याद आ जाएंगे सारे। लिखो चलो सारे केसेस लिखो। When debentures are issued at par, redeemable at par, मतलब 100 रुपए का इशू करा, 100 रुपए का ही रिडीम कर, तो एंट्री बन जाती थी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, एंड देन डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट टू डिबेंचर 100 रुपए 100 रुपए 100 रुपए, क्योंकि इन फ्यूचर यू आर रिडीमिंग इट एट अ पार, फ्यूचर में तो पार पे रिडीम कर रहे हो ना, तो कोई खतरा थोड़ी है इसके अंदर। 100 रुपए की चीज फ्यूचर में भी 100 दोगे तो नॉर्मल एंट्री होगी। सेकंड होता था व्हेन डिबेंचर्स आर इशूड एट प्रीमियम रिडीमेबल एट पार, यानी 110 का बेच रहे हो, फ्यूचर में 100 रुपए, अगर रिडीमेबल एट पार होता था तो इसको तो हम इग्नोर मारते थे कि था भी कि नहीं था, बस सिंपल करेंगे व्हेन द डिबेंचर्स आर इशूड एट प्रीमियम, तो एंट्री होती थी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, एंड देन डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट टू डिबेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, 110 110 110 100 और 10। क्लियर है आरव? When the debentures are issued at premium redeemable par. Third case, when debentures are issued at discount redeemable at premium. डिस्काउंट पे इशू करा, रिडीम करोगे प्रीमियम पर, तो एंट्री बन जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट, सॉरी रिडीमेबल एट पार, ये भी तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, और फिर हो जाएगी डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट टू डिबेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम। अच्छा डिस्काउंट पे करा था क्या? ठीक है, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर टू डिबेंचर, 90 का बेचा, 10 का डिस्काउंट, 100 रुपए डिबेंचर,
तीनों केस में देखो लाइबिलिटी मेरी 100 रुपए से हुई है, लाइबिलिटी मेरी 100 रुपए की, ये बात याद रखना। डिबेंचर क्रेडिट 100 रुपए से होगा, कम ज्यादा में बेचोगे तो वो अलग घाटा होगा, ज्यादा में बेचोगे तो जो प्रॉफिट होगा वो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में जाएगा, वो अलग प्रॉफिट है। कम में बेचोगे तो जो डिस्काउंट होगा वो अलग नुकसान है, वो डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर में जाएगा, which will be written up from security premium reserve and then from statement of P&L as per section 16 AS 16 section AS 16। अब अगले 3 केस, when debentures are issued at par, redeemable at premium। इसका मतलब आज बेच रहे हो 100 रुपए का, फ्यूचर में रिडीम करोगे प्रीमियम पे 110 रुपए। दिस रिडेम्पशन कैन बी एट प्रीमियम, कैन बी एट पार, बट कैन नॉट बी एट डिस्काउंट। हम फ्यूचर में उसको कम पैसा नहीं देंगे, प्रीमियम दे सकते हो, पार दे सकते हो, पर उसको बेचारे को पैसा कम नहीं दोगे, ये बात याद। तो एंट्री करते थे बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन, ये खतरे वाला आ जाता था, एन अलॉटमेंट 100 रुपए। फिर आप कहते थे क्योंकि मुझे फ्यूचर का पैसा देना है और फ्यूचर का नुकसान है, तो फ्यूचर का नुकसान आज का नुकसान, कौन से कॉन्सेप्ट की वजह से? प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। ये बात याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ड्यू टू प्रूडेंस कॉन्सेप्ट ऑल द फ्यूचर लॉस इज टुडेज लॉस, तो आज का लॉस होगा, इस वजह से हम एंट्री कर देते थे डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट टू डिबेंचर। क्योंकि ये मेरा नुकसान है तो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर को डेबिट करते थे, और मुझे ये फ्यूचर में पे करना है तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स को क्रेडिट। 100 रुपए यहाँ आ गए, जो मुझे एक्स्ट्रा पे करना है 10 रुपए प्रीमियम, तो 10 रुपए यहाँ आ गया, 10 रुपए। This is because of prudence concept. According to prudence concept, future loss is today's loss. इसको कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल भी बोलते हैं, कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल भी बोलते हैं। तो किसी भी नाम से आ गया तो आपको याद तो रहेगा, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट या कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म, इन दो नाम से ये पॉपुलर है। लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिस्काउंट विल बी रिटन ऑफ फ्रॉम सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व इन स्टेटमेंट ऑफ P&L एंड दिस प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, ये बताओ कहां जाएगा? नॉन करेंट लायबिलिटी में। आगे बोलो, सोचो, अदर या लॉन्ग टर्म बोरिंग्स? अदर नॉन करेंट। अच्छा, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि ये पैसा मैंने उधार थोड़ी लिया है, ये तो मेरा मन करा कि उनको फ्यूचर में 10 रुपए फालतू दूंगा, उधारी थोड़ी ले रखी है, उधार तो मैंने सिर्फ 100 रुपए का ले रखा है। डिबेंचर्स आर इशूड एट 100, so this is not a borrowings, that's why it will go under other non current। मेरे दिल पे है ना, उधार नहीं लिया आपने। आगे देखो, when debentures are issued at premium, redeemable at premium। तो रिडीमेबल का तो बस इतना याद रखो, फ्यूचर में एक लॉस खुल जाएगा, एक प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन और डिबेंचर खुल जाएगा। पहले तो नॉर्मल एंट्री कर दो, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, देन सेकंड एंट्री कर दो डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट टू डिबेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम। ये दो एंट्री तो आपकी नॉर्मल इशू की एंट्री होगी। लाइबिलिटी देखो हर केस में 100 रुपए से जनरेट हो रही है, ये बात याद रखना। क्योंकि यू आर गोइंग टू रीपे दैट डिबेंचर एट अ प्रीमियम, सो इट बिकम अ लॉस। लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर फ्यूचर का लॉस है, आज का लॉस दिखाएंगे प्रूडेंसी कॉन्सेप्ट की वजह से, और इस प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर को लायबिलिटी 10 रुपए नहीं। फिर उसके आगे एक लास्ट केस करते हैं, फिर उसके बाद बुक के क्वेश्चन करेंगे। व्हेन डिबेंचर्स आर इशूड एट डिस्काउंट, रिडीमेबल एट प्रीमियम। सस्ते में आज बेच रहे हो और फ्यूचर में महंगे पे रिडीम कर, तो डबल नुकसान हो गया। यहाँ पर डबल नुकसान की एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 90 रुपीज, देन उसके बाद डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। लॉस अब एक ही लिखेंगे, दो नहीं लिखेंगे लॉस और डिस्काउंट को,
लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, टू डिबेंचर, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। क्या करते थे, 90 यहां लिखते थे, 10 रुपए इसके अंदर एड ऑन हो जाएंगे, टोटल 100 रुपए। फ्यूचर में जो रिडीम करोगे वो 10 रुपए फालतू पे करोगे तो वो भी नुकसान, इसी नुकसान में जोड़ के टोटल नुकसान हो गया 20। तो ये वाली एंट्री हम, इतना ही है हमारा डिबेंचर्स का टॉपिक। अब न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेंगे तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर कौन सा नेचर ऑफ अकाउंट है, बताओगे भाई? प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, पर्सनल, रियल, नॉमिनल? पर्सनल। क्यों? किसी बंदे को, ऑल द लाइबिलिटीज आर पर्सनल अकाउंट, ये हमेशा थंब रूल है, क्योंकि लाइबिलिटीज किसी इंसान को ही देनी होती है। ऑल द लाइबिलिटीज आर हमेशा पर्सनल। पेज नंबर तुम्हारा है ये 116, जल्दी से आ जाओ, पेज नंबर 116। बहुत सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, ज्यादा हो सकते हैं आप आ रहे हैं तो जितने ज्यादा होंगे उतने ज्यादा करेंगे। पहला सिंपल सा है, दैट इज द रिटन इंस्ट्रूमेंट और डॉक्यूमेंट इशूड बाय कंपनी एक्नॉलेजिंग दैट इज डिबेंचर्स। ये तो कर लो, अगला करो, जल्दी से निकालो। Creditors are the person from whom we purchase goods on credit, इनसे उधार में सामान लिया है। तो हाँ, सेकंड का हो जाएगा डिबेंचर्स होल्डर आर द लेंडर्स ऑफ द कंपनी। प्रमोटर्स कौन होते हैं? शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स आर द प्रमोटर, मालिक ही तो है वो। क्वेश्चन 3 देखो, अनलाइक शेयर्स डिबेंचर कैन बी इशूड एट डिस्काउंट। An investor would prefer to invest in dash of a company rather than dash because dash are more secured than dash. Second part, debentures share, debentures because debentures are more secure than shares. Pick the odd one out. Public deposit, bonds, debentures और equity shares. Public deposits क्या होते हैं? Yes, public deposit is long term borrowing, जब हम पब्लिक से पैसा उठा लें तो इट इज आल्सो अ डिबेंचर। इंटरेस्ट रेट कम होता है। देखो दोनों में डिफरेंस बता देता हूं। आपने एफडी सुनी है? क्या होता है, बैंक में जब आप फिक्स डिपॉजिट करा लेते हो, फिक्स डिपॉजिट करवा लेते हो, बैंक आपको उस पर अच्छा इंटरेस्ट देता है, दिस इज कॉल्ड पब्लिक का डिपॉजिट। डिबेंचर्स तो लोन में मैं पैसे मांगने आता हूँ, भाई पैसा दे दे, पैसा दे दे, पैसा रेज कर। पब्लिक डिपॉजिट में क्या मैंने किसी से पैसा मांगा? लोगों ने खुद आके मेरे ऊपर डिपॉजिट करा, भाई ये पैसा मेरे पे एक्स्ट्रा पड़ा है, ये पकड़ और तेको इतना इंटरेस्ट दे। तो इतना डिफरेंस होता है। पब्लिक डिपॉजिट इज आल्सो अ पार्ट ऑफ डिबेंचर, इसको भी डिबेंचर की कैटेगराइज में रखते। तो तीनों लायबिलिटी है, फोर्थ इज इक्विटी, वो हमारे शेयर होल्डर्स फंड है। सिक्स देखो, पिक द ओड वन आउट। इश्यू ऑफ डिबेंचर टू फॉर कैश, इश्यू ऑफ डिबेंचर टू प्रमोटर, इश्यू ऑफ डिबेंचर टू अंडरराइटर, इश्यू ऑफ डिबेंचर एज कोलेक्टर। फोर्थ एज अ कोलेक्टर। कोलेक्टर में मैंने रियलिटी में इशू नहीं करे, एज अ सिक्योरिटी रखूंगा। ऊपर तीनों में रियलिटी में इशू हो। अच्छा क्वेश्चन था ये। 7 देखो, डिबेंचर्स आर शोन एज, ये तो आपको पता ही लग गया, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स एंड नॉन करेंट लायबिलिटी 12 महीने के बाद पे, तो ऑप्शन 3 आ गया। 8th देखो, डिबेंचर आर शोन एज डैश इफ दे आर ड्यू फॉर रिडम्पशन विद इन 12 मंथ और विद इन द पीरियड ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल फ्रॉम द डेट ऑफ बैलेंस शीट। शॉर्ट टर्म बोरिंग्स इफ दे आर ड्यू, गलत थोड़ी सी लैंग्वेज है, इफ दे आर रीपेबल विद इन 12 मंथ लिखना चाहिए था इसको। ड्यू का मतलब तो वो भी हो जाता है शॉर्ट टर्म बोरिंग्स अदर करंट लायबिलिटी का, पर जहां अच्छा इसका आंसर ज्यादा रहा है 8 का सेकंड। थोड़ी लैंग्वेज इसकी गलत है। क्या दे रखा है इसका आंसर, देखना एक बार 8 का सेकंड। वरना अदर करंट लायबिलिटी भी समझ रहे हो ना, बन सकता है अगर वो विद इन ईयर रिडीम हो रहे हो, इसलिए मुझे थोड़ी लैंग्वेज गलत है। कि 9 देखो,
On 1st April 2022, Lex Limited issued 50 या 9% डिबेंचर each, redeemable on 31st January 2022. While preparing the balance sheet on 31st March 2021, the company will classify this debenture as नहीं करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म। जब मैंने 1 अप्रैल को इश्यू करे थे तो मैंने ये 1 अप्रैल से 31 जनवरी, 1 साल से ऊपर के करे थे, तो ये तो हो गई लॉन्ग टर्म। क्योंकि मैं बैलेंस शीट उस डेट पे बना रहा हूं, इसलिए करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म। क्लियर है कशिश? देखो, मैक्स लिमिटेड हैज आउटस्टैंडिंग 8% डिबेंचर ऑन 31st मार्च। आउटस्टैंडिंग यानी बहुत पहले इशू करे हुए होंगे, आज की डेट में ड्यू चल रहे हैं। 10th क्वेश्चन, आउट ऑफ विच 8% डिबेंचर ऑफ 10 लाख आर टू बी ड्यू फॉर रिडेम्पशन ऑन 30th सितंबर, विद इन 6 मंथ के अंदर रिडीम करनी है। 8% डिबेंचर्स which are payable on 30th September will be shown as, सेम वही आ गया, करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म। क्लियर है दिव्य? करंट मैच्योरिटी क्यों बोल रहा हूं, समझ आ रहा है? कमलप्रीत तुम्हें आ रहा है करंट मैच्योरिटी? पक्का गौतम? कहां पे? इन द बैलेंस शीट ऑफ 31st मार्च 2022 ही होगा। सितंबर से पहले लास्ट वाली बैलेंस शीट आएगी ना। सितंबर 22 को रिडीम कर रहे हो तो मार्च 22 को कब अकाउंट से मैंने 11 देखो, सेम वही क्वेश्चन है। एमजी हैज एन आउटस्टैंडिंग ऑफ 12% डिबेंचर ऑफ 6 लाख ऑन 31st मार्च, आउट ऑफ विच 12% ऑफ डिबेंचर ऑफ 15 लाख आर टू बी रिडीम ऑन 31 जनवरी, विद इन अ ईयर रिडीम करने हैं। While preparing the balance sheet as on 31st March, the company will classify 12% debenture which are not payable. गेम खेल गया। Which are not payable, जिसको नहीं रीपे करना, वो कहां जाएगा? लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। कभी अगर बच्चे क्वेश्चन नहीं पढ़ते और भावुक होकर आंसर गलत लगा देते हैं। वेल देखो, on 1st April 2022, Dixie Limited issued 80,000 debenture of 100, redeemable on 31st January 2026. While preparing the balance sheet on 31st March 2022, so the simple long-term borrowings. The company will classify the debenture as long-term borrowings. In case of winding up of the company, payment of dash is made after repayment of dash. So payment of shares will be made after debentures. Dash and dash are the debt instrument whose rate of interest is not predefined. Deep discount bond or 0%. इनका रेट थोड़ी होता है डिफाइंड, 0-1% ऐसे ही होता है। 15 डिबेंचर विच आर ट्रांसफरेबल इज कॉल्ड बियरर डिबेंचर। किसी के पास भी होगा, ट्रांसफर इजीली कर सकते हैं। डिबेंचर विच आर नॉन कन्वर्टेबल या नॉन रिडीमेबल, एक सेकेंड, डिबेंचर्स विच आर नॉन रिडीमेबल इन कैश, फुली कन्वर्टेबल नहीं होगा। इरिडीमेबल बच्चों वो होता है जिसको जिंदगी में कभी रिडीम ही नहीं कर सकते किसी भी मेथड से, वो लाइफ टाइम के लिए लाइबिलिटी बन गई। और नॉन फुली कन्वर्टेबल का मतलब है जिसको कन्वर्ट कर दोगे किसी और चीज में, कैश के। ये बच्चा चेक करो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 16 क्या बना आंसर? सेकंड। समझ आया दोनों में डिफरेंस? ये अच्छा क्वेश्चन था, इसमें स्टार लगा लो। फुली कन्वर्टेबल जो पूरे के पूरे कन्वर्ट हो जाएंगे आइदर डिबेंचर्स में या शेयर्स में, तो कैश में तो हो ही नहीं सकते, तो आंसर सेकंड है इसका। 17 डैश एंड डैश डिबेंचर्स आर कैटेगराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी, secured or unsecured. As per companies 2013, a company cannot issue irredeemable, अब इशू नहीं कर सकते 2013 एक्ट की वजह से। When issue price of debenture is payable in lump sum, the amount received on application is credited to debenture application and allotment. अब एक ही करते हैं ना, बैंक अकाउंट डेबिट टू debenture application and allotment. 20 when issue price of debenture is payable in installment, the amount received on application is credited to debenture application amount. 21 dash means securing the loan by mortgaging specific or all assets toward the loan and registering it with the registrar of company. Collateral means security the loan by mortgaging specific or नहीं, कोलेक्ट्रल नहीं होगा, चार्ज होगा।
चार्ज होगा। कोलेटरल इसलिए नहीं होगा बिकॉज वी आर मॉर्टगेजिंग द एसेट नॉट द डिवेंचर। डिवेंचर अगर मॉर्टगेज करते तो कोलेटरल माना जाता है। छोड़ो, फिक्स चार्ज और फ्लोटिंग चार्ज उसको छोड़ो, इसको चार्ज बोलेंगे। इसको मैं बता दूंगा, फिक्स चार्ज और फ्लोटिंग चार्ज होता है। फिक्स चार्ज में स्पेसिफिक होता है, फ्लोटिंग में वो चेंज होता रहता है। बीएससी में पढ़ा होगा, छोड़ दो, इसमें भी है, बीएससी में भी था फाइनेंस मैनेजमेंट में, फ्लोटिंग चार्जेस और फिक्स चार्जेस। हाँ चलो यार 22 देखो, ये मैं बता दूंगा तुम्हें। आगे देखो 22, इश्यू ऑफ डिबेंचर्स एट अ प्राइस that is more than its nominal value is called premium। 23 में यार लेस देन है तो डिस्काउंट हो गया, 23 में लेस देन है तो डिस्काउंट हो गया। 24, it is not necessary to pass an entry, collateral security में एंट्री पास नहीं करती, तो देख लो collateral वाला कहां है। थर्ड, if debentures is passed, if entry is passed for debenture issue as collateral security, so what will be the entry? Second, debenture suspense to debenture। 26, unless otherwise agreed, purchase consideration is equal to net asset। जितनी एसेट ले रहे हो उतना ही उसको पे करना होगा अगर कुछ ना। 27, Hosket Limited issued 20,000 10% debenture of 100 each to a vendor of machine in satisfaction of his claim. The amount due to vendor is 19 lakh. In the books of the company, machine account will be debited by। इसका आंसर और मेरा आंसर कॉन्ट्रेडिक्ट कर रहा है। देखो एक बार क्या बनेगा। देखो 20 लाख कैसे बन रहा है। Issue to a vendor of machine in satisfaction of his claim. The amount due to vendor was 19 lakh. In the books of company, machine account will be debited by 20 लाख। बिल्कुल 20 लाख। देखो कैसे, देखो दोबारा पढ़ो। हमने उसको 20,000 डिबेंचर दिए, 100 रुपए का एक, 20 लाख के डिबेंचर इशू करे, कितने के बदले में? 19 लाख के बदले में। तो जो मैं 1 लाख फालतू उसको पे कर रहा हूं वो तो मेरा नुकसान हो गया, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। तो टोटल मैं डिबेंचर जब 20 लाख के इशू कर रहा हूं तो इसके बदले जो एसेट आएगी, जब वो 10 रुपए की भी हो, हमारी किताबों में तो 20 लाख की मानी जाएगी ना, क्योंकि उसके बदले लाइबिलिटी की पेमेंट कितनी हुई तुम्हारी? 20 लाख। तो 20 लाख की एसेट गई, बदले में 20 लाख की लाइबिलिटी आई। एंट्री अगर मैं पास करूंगा वो डायरेक्ट नहीं कर सकते, इसकी कंपाउंड एंट्री बनानी पड़ेगी। अब ऐसे करोगे, मशीन अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट। अलग अलग करना चाहोगे तो फंस जाओगे उसमें, या गुडविल करोगे तो गुडविल लिख के आओ। आप ये करते थे ना 11th में, आप ऐसे करते थे, मशीन अकाउंट डेबिट टू वेंडर, ऐसे करते थे। वेंडर अगर आप ये करोगे तो ये क्वेश्चन नहीं मिलेगा आपको। देखो अभी सुन लो क्यों नहीं मिलेगा, ध्यान से। टू क्या था डिवेंचर, आप बोलोगे 19 लाख की मशीन खरीदी, अरे अगर तुम 20 की कर दोगे तो फिर किस बात का डिस्काउंट? या तो फिर एंट्री अगर आपको ये दो करनी है तो आप ऐसे बोलो, आप इसको फिर ऐसे बोलो, ये एंट्री से कर लो। चलो मैं कहूंगा 20 लाख की मशीन खरीदी, वेंडर को 20 लाख देने हैं, सॉरी वेंडर को 19, तो फंसते चले जाओगे, नहीं बन पाएगी। मशीन टू वेंडर नहीं बन पाएगी, डायरेक्ट ही करनी पड़ेगी। क्योंकि देखो यहाँ पर उसने बोला मशीन कितने की खरीदी, हम यहाँ पर इसने वो नहीं दे रखा कि फुल सेटलमेंट हुआ या क्या हुआ। तो या तो ये मानो कि 20 की खरीदी और वेंडर अकाउंट डेबिट, अगर मैं 20 से करता हूँ डिबेंचर सीधा 20 के दिखाता हूँ, तो क्लेम देना था मुझे 19 का। टू नहीं बनेगा, नहीं सीधा डायरेक्ट एंट्री बनेगी, एक एंट्री इसमें बना ही नहीं सकती। अगर एक बनाते हो तो फिर दिखाओगे मशीन आपकी 19 की थी और इसको 19 देने थे, 1 लाख रुपए देकर 20 लाख रुपए का ये। फायदा थोड़ी हुआ हमें, बात तो यही है।
19 की मशीन लेकर 20 दे रहे हो, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व तो आ ही नहीं सकता है, कैपिटल रिजर्व तो आ ही नहीं सकता। हाँ, कैपिटल रिजर्व होता है जब कैपिटल प्रॉफिट होता है, कैपिटल प्रॉफिट थोड़ी हुआ है, ठीक है। तो ये तो हो ही नहीं सकता, ये एंट्री भी नहीं हो सकती। एंट्री यही बनेगी आपकी, मशीन अकाउंट डेबिट टू मशीन आई टोटल 20 लाख रुपए की, टू वेंडर, अगर आप करो, एक सेकेंड, इसकी एंट्री मशीन टू वेंडर, वेंडर नहीं, एक बार इसका आंसर बताओ पहले। 20 लाख ही है, पहले तो ये चेक करो, 20 लाख है। हॉस्केट लिमिटेड इशूड 20,000 12% डिबेंचर ऑफ 100 ईच टू अ वेंडर ऑफ मशीन इन सेटिस्फेक्शन ऑफ हिज क्लेम। फुल्ली क्लेम सेटिस्फाई कर दिया हमने उसका 20 लाख रुपए का, बदले में एक मशीन ली। द अमाउंट ड्यू टू वेंडर इज 19 लाख, 19 लाख देने थे, दिए 20 लाख, तो मशीन तो तुम्हारे पास जो आएगी वो पूरी 20 लाख की मानी, क्योंकि भाई जब तुम उसको पे कर रहे हो पूरे 19 लाख की जगह 20 लाख, तो तुम्हारे पास तो मशीन आएगी, क्योंकि ऊपर कहीं लिखा नहीं है कि डिबेंचर्स आर इशूड एट अ पार या डिस्काउंट। तो कहीं ना कहीं गड़बड़ कर रखा है इस क्वेश्चन में। मैं 27 और 28 से सेटिस्फाई नहीं था, मैंने घर पे भी ट्राई करी थी तो मैं इससे सेटिस्फाई नहीं था। 29 में इसने एक एंट्री दे रखी है, ये मैं पहले 29 देखूं। हॉब्स लिमिटेड इशूड 80,000 12% डिबेंचर ऑफ 100 ईच एट पार, तो डिस्काउंट और प्रीमियम तो है ही नहीं। टू अ वेंडर ऑफ सन्ड्री एसेट्स इन द सेटिस्फेक्शन ऑफ द ड्यू अमाउंट, द अमाउंट ड्यू टू वेंडर इज 84 लाख, 84 लाख वेंडर को देने हैं, 80 लाख के डिबेंचर दे दिए, बाकी कहां चला गया, कैपिटल। ऑप्शन ए तो इसका सही बन गया। देखो दोबारा देख लो, 84 लाख देने थे, डिबेंचर कितने के दिए, 80 के, तो बाकी क्या बन गया तुम्हारा 4 लाख रुपए का कैपिटल रिजर्व। 84 की पेमेंट 80 में हो गई। अब ऊपर वाले केस में मैं गुडविल दिखा नहीं सकता, ये बात समझ आ रही है। मैं वहां पर 1 लाख रुपए का लॉस भी नहीं दिखा सकता, क्योंकि ऊपर लिखा ही नहीं है कि लॉस को इश्यू करे, और मैं गुडविल भी नहीं दिखा सकता मशीन पे। तो करें कैसे सॉल्व, इसने बना तो दिया क्वेश्चन, पर इससे मैं सेटिस्फाई नहीं हूं। वैसे एमसीक्यू में तो 20 लाख बन जाएगा आंसर, पर एंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या बनेगी इसकी एंट्री, लिखना पड़ेगा। एट पार ही होगा बच्चे, वरना लिखेगा डिस्काउंट होगा, तो क्या एंट्री बन सकती है, बन ही नहीं सकती। मशीन टू वेंडर टू कैपिटल रिजर्व, और फिर नीचे गुडविल करके करोगे, उसका भी कोई फायदा नहीं है, बनेगी नहीं एंट्री। 30th पे आओ, छोड़ो इन दो क्वेश्चन, 27 28, 30th पे आओ। विक्ट्री लिमिटेड इशूड 20,000 9% डिबेंचर ऑफ 100 each at a discount of 2%, redeemable at a premium of 3%, issue price was payable on application, entry pass will be। तो लॉस डेबिट होगा और प्रीमियम क्रेडिट होगा। पहले तो ये चेक कर लो ये किस किस एंट्री में है। ऑप्शन ए तो कैंसिल आउट कर दो, ऑप्शन बी भी कैंसिल आउट कर दो, ऑप्शन 3 या 4 तो बचा मेरे पास। अब ये देख लो प्रीमियम कितने परसेंट है, 3%, तो 20 लाख का 3% निकालो, कितना बना, 60। तो वो देख लो प्रीमियम और रिडम्पशन 60,000 किसमें, दोनों में ही है, कमाल है। नहीं नहीं, एंट्री तो एक ही डी को। लॉस हो गया 1 लाख रुपए, 19 60 20 60, अरे थर्ड ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन नहीं, थर्ड ऑप्शन, फोर्थ में तो बैंक आ गया, बैंक तो हो ही नहीं सकता, एंट्री से ही हो जाएगा, तो सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। डिबेंचर एप्लीकेशन, लॉस टू डिबेंचर तो प्रीमियम रिडम्पशन। क्लियर है जानवी, थर्ड आंसर इसका। 31 देखो, Fraser Limited issued 30,000 10% debenture at a discount of 5%, redeemable at par, simple case, issue price on application, entry क्या होगी, डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर टू डिबेंचर। डिस्काउंट की जगह लॉस भी लिख सकते हो, सेकंड बन रहा है ऑप्शन। सेकंड, तो सेकंड और फोर्थ में नहीं ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बैंक है, वरना एक डिफरेंस मैं जो पकड़ रहा था, सेकंड में लास्ट में देखो 10% डिबेंचर लिखा हुआ है,
और अगर फोर्थ में 10% ना होता और बैंक की जगह वही लिखता है डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, तो फिर आपको जहां 10% लगा है वो लगा क्या? समझ आई मेरी बात? वो तो उसने अलग कर दिया बैंक। कभी कभी बच्चे कहते हैं सर दोनों ऑप्शन सेम है, तो ये भी चेक कर ले करो रेट ऑफ इंटरेस्ट है कि नहीं है, तो वो ज्यादा सुपीरियर आंसर होगा। अभी इसका सेकंड है, क्लियर है मुस्कान? 32 ISKCON Limited issued 15,000 10% डिबेंचर ऑफ 100 each at a premium of 5 redeemable at par। इशू की एंट्री क्या होगा? डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट टू डिबेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। देखो कोई बनती है ये एंट्री? थर्ड वन 33 when debentures are redeemable at premium, loss because of premium payable at the time of issue redemption is provided at the time of issue because of prudence concept। ठीक है यार, prudence concept आपने बताया था। 34 when debentures are shown in the balance sheet as long term borrowings, premium or redemption of debenture will be shown in the 34 का नॉन करंट लायबिलिटीज अदर करंट लायबिलिटीज। सेकंड आंसर करंट लायबिलिटीज होगी ना। प्रीमियम भाई वो जब डिबेंचर रीपे होगा तभी तो होगा, आज से 5 साल बाद। जब लोन लिया 5 साल के लिए तो रिडम्पशन भी तो प्रीमियम भी तो 5 साल बाद पे करोगे। तो हमेशा नॉन करंट लायबिलिटीज अदर करंट लायबिलिटीज। ऑप्शन 2 नॉन करंट लायबिलिटी अदर नॉन करंट। ऑप्शन 2 35 देखो when debentures are shown in the balance sheet as current maturity of long term debt, premium on redemption will be shown as current liabilities other। क्योंकि वो प्रीमियम विद इन ईयर पे करने वाला भी आ गया होगा, क्योंकि डिबेंचर की रीपेमेंट आएगी, इसलिए इसका आंसर होगा पार्ट 35 का। 36 discount on loss on issue will be written off from security and then statement of proof, capital reserve नहीं आएगा। when debentures are issued at discount and redeemable at this premium, amount debited to loss on issue of debenture is equal to discount और premium दोनों मिला लो sum of 1 and 2। दोनों ही आ जाता है ना उसके अंदर, लॉस भी आ जाता है और वो भी आ जाता है। 38 39 40 तीनों 40 कर लीजिए, 40 कर लीजिए। कहता है हनीजेल लिमिटेड इशूड 40,000 9% debenture of 100 each at a discount of 5%। The company has a security premium reserve of 2,20,000। डिस्काउंट की राइट ऑफ करने की एंट्री क्या होगी? 40 लाख का 5% निकालो 2 लाख, 220 का रिजर्व पड़ा हुआ है, तो पूरा का पूरा रिजर्व यूज कर लो। SPR टू लॉस 2 लाख रुपए कहां पड़ा है? कौन सी एंट्री आ रहा हो? थर्ड SPR टू डिस्काउंट। 41 देख लो NIC Limited issued 80,000 12% debenture of 100 at a discount of 3। Company had a balance in security premium reserve or security premium reserve and capital reserve is 1,80,000 और 80। Capital reserve को हाथ नहीं लगाना। Discount on issued debentures will be written off from security और फिर statement of P&L। 1,80 वहां से राइट ऑफ कर लो और 240 60,000 पे स्टेटमेंट ऑफ P&L से राइट ऑफ। ऑप्शन 2 कैपिटल रिजर्व को हाथ नहीं लगे। ऐसे ही 42 का बताओ क्या होगा? पढ़ो अपने आप करो, 42 अपने आप करो, फिर एक दो केस स्टडी कर लेंगे। इस क्वेश्चन के बाद केस स्टडी कर, दो केस स्टडी कर लेंगे। आधे घंटे के अंदर कितने क्वेश्चन करेंगे? 41 तक, हाँ आधे घंटे में 50 तक कर लेंगे। कितना टाइम मिलेगा तो मैं अकाउंट्स के पेपर करने के लिए? 50-40 क्वेश्चन क्या डर है? केस स्टडी करें? टाइम कंज्यूमिंग वाला क्या है उसका आंसर बता दो एक बार। फोर्थ 42 का फोर्थ केस
एक क्वेश्चन नंबर 46 भी देख लो, वैसे तो आसान था पर एक बार देख लो। On 1st June, GE Limited took 9% bank loan of 10 lakh and issued 10,000 debenture of 100 rupees each. 10% डिबेंचर इशू करे हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट, और 9% लोन लिया है। फॉर द ईयर 31 मार्च, फाइनेंस कॉस्ट इन द स्टेटमेंट ऑफ पी&एल वुड बी, खर्चा कितना है हमारा फाइनेंस कॉस्ट? हाँ जी, अच्छा इंटरेस्ट डिबेंचर पे दोगे या लोन पे दोगे? लोन पे। डिबेंचर तो ऐसा कोलेक्टरल इशू है ना, तो लोन। कितने का लोन लिया? 75,000। 10 लाख का लोन लिया, 10 लाख का 9% हुआ 90,000, पर लोन लिया 1 जून को, तो गलती मत खाना, 10 महीने का निकालना, 10 महीने का बनेगा 75। क्लियर है ना कमलप्रीत? इससे अगला देखो 47, इफ द लेंडर एक्सरसाइज हिज राइट to recover the dues from debenture issued as collateral entry beside cancellation of debenture, cancellation of debenture मतलब debenture suspense to debenture वाली को कैंसिल करके उसको छोड़कर कौन सी एंट्री पास करोगे? सी, लोन अकाउंट डेबिट, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर। अब आ जाओ केस स्टडी। देखो एक बार आप पहला पैराग्राफ पढ़ लो, फिर मैं इसका क्रक्स बता दूंगा। देखो हमने ये सारी एसेट खरीदी है। सेकंड पैरा में देखो, एज ऑफ नाउ हेवल लिमिटेड इज अ डेट फ्री कंपनी, और उसके बाद रिटेन अर्निंग है, पहले से पैसा जमा करके रखा हुआ है 30 लाख। फाइनेंस मैनेजर ने एडवाइस करा, क्या क्या एडवाइस करा नीचे देख लो सीधा। इट वाज डिसाइडेड द सोर्स ऑफ फंड वुड बी रिटेन अर्निंग एंड बैलेंस फ्रॉम इशू ऑफ 10% डिबेंचर ऑफ 100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 20%, रिडीमेबल एट आफ्टर 10 ईयर एट अ प्रीमियम ऑफ 25%। ऊपर जितनी भी एसेट खरीदी 30 लाख रुपए का तो तुम रिटेन अर्निंग से पे कर दो, बाकी जो बचा वो 25% ये इशू करके दे दो डिबेंचर। ऑन 1 अप्रैल इट एक्वायर्ड द बिजनेस ऑफ 82 लाख, तो ऊपर चेक कर लेना कितने का बनता है। 82 लाख में खरीदा है, फायदा नुकसान गुडविल या कैपिटल रिजर्व बन जाएगा। आउट ऑफ विच 31 लाख वाज पेड ऑफ चेक, रिटेन अर्निंग यूज कर ली होगी, और रेस्ट बाय इशू ऑफ डिबेंचर एट प्रीमियम, और ऊपर वाली कंडीशन फॉलो हो जाएगी प्रीमियम वाली जो इशू हुआ है। According to the term of issue of debenture, interest is payable annually on 31st March. TDS is directed at 10% based on the following. Answer the question. Cash debentures are issued to Orient Limited in consideration of purchase of business. 82 लाख रुपीस पे करने दे, 31 लाख रुपए का चेक दे दिया, बाकी कितने बचे? 51 लाख। डिबेंचर्स कैसे इशू कर रहे हो? 100 रुपए का डिबेंचर प्रीमियम पे कर रहे हो कि डिस्काउंट पे? प्रीमियम पे, तो डिवाइडेड बाय 120, 51 लाख अपॉन 120। जी नहीं बच्चे, देखो ना, अगर मेरे को तुम्हें 1000 रुपए देने हैं, अगर मैं तुम्हें 10-10 के नोट से पेमेंट करूं तो मुझे कितने नोट देने पड़ेंगे? 100। तो यानी कि मुझे तुम्हें 100 डिबेंचर इशू करने पड़ेंगे, नोट को मान लो डिबेंचर। अगर मुझे तुम्हें 1000 रुपए पे करने हैं और मैं तुम्हें 100 के नोट दूं तो कितने डिबेंचर इशू करने हैं? अगर यहीं पे मुझे तुम्हें 51 लाख रुपए पे करना है और एक 100 रुपए वाली चीज मैं तुम्हें 120 रुपए में बेच रहा हूं, तो किससे डिवाइड करना चाहिए? 120, तभी तो नंबर ऑफ डिबेंचर आएंगे। और वही अगर 100 रुपए वाली चीज तुम्हें 90 रुपए की बेच रहा हूं तो तुम्हें ज्यादा देने पड़ेंगे मुझे डिबेंचर, क्योंकि वो 90 रुपए का पड़ रहा है तुम्हें, तो डिवाइडेड बाय इशू प्राइस आता है तभी कंसिडरेशन। तो 51 लाख अपॉन 120, 42,500। क्लियर है सबको ये पॉइंट? रिटेन अर्निंग का कुछ नहीं है, 30 लाख रुपए पड़े हुए थे बैंक में पड़े होंगे, पे कर दिए चेक के द्वारा 31 लाख। क्लियर है? वो बैंक है बस, रिटेन अर्निंग है, इतना सरप्लस पड़ा हुआ था। भी देखो हाँ, 30 लाख रुपए का सोर्स ऑफ फंड, बाकी के डिबेंचर इशू।
रिटेन अर्निंग मतलब कैश में तुम्हारे पास 3 लाख रुपए रिटेन कर रखा था तुमने, बस ये मान। भी देखो, ऑन परचेज ऑफ बिजनेस ऑफ ओरिएंट लिमिटेड देयर विल बी अ बैलेंस ऑफ, करा है नहीं सवाल, कर लो। है देखो 30, 15, 18, 45 और 25 माइनस करने क्रेडिटर के। देख एक बार देखो, 25 और 45 में से अगर मैं माइनस करूं तो 20 बचा, 20 और 30 50, 50 और 30 80, 83,000 का बिजनेस खरीद रहा हूं और कितने पे कर रहा हूं 82, तो 1 लाख रुपए मेरा फायदा हो गया, कैपिटल रिजर्व 4 आ गया। समझ आया मैंने कैसे करा? मैंने पहले देखा एसेट की नेट वैल्यू कितनी थी, तो मैंने देखा 30 प्लांट एंड मशीनरी, 15 ये, 18 ये, 45 ये और 25 माइनस करूंगा लाइबिलिटी का, तो मैं 83 लाख की एसेट ले रहा हूं। पेमेंट कितनी कर रहा हूं उसको टोटल 82 लाख, जिसमें 31 का रिटेन अर्निंग और 52 के डिबेंचर्स। 83 की चीज 82 में लेकर 1 लाख का फायदा हो गया, कैपिटल रिजर्व। ये तो क्वेश्चन में गिवन है ना, नीचे देखो थर्ड पैरा, इट एक्वायर्ड द बिजनेस ऑफ 82 लाख। एंट्री में अगर पास करनी हो सारी एंट्री पास कर दो, तो देखो सेंड्री एसेट अकाउंट डेबिट सारी कर दोगे। सेंड्री एसेट तुम्हारी जो टोटल बनी इसका टोटल करो, अगर 30, 30, 60, 1, 5, 1, 8, 1, 8 बना था है ना। 2 सेंड्री लाइबिलिटीज 25, 2 किससे खरीदा ये ओरिएंट से, ओरिएंट से खरीदा ये तुमने 82 का, तो बाकी देख लो किस साइड बना, इस साइड बना, टू कैपिटल रिजर्व 1 लाख। और फिर अगली एंट्री हो जाएगी ओरिएंट लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू बैंक, टू डिबेंचर, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, और क्योंकि ये डिबेंचर रिडीमेबल एट प्रीमियम है तो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। बड़ी खतरनाक एंट्री बनेगी अगर सिंगल एंट्री। क्वेश्चन कर दिया मैंने इससे अगले वाला, तो देखो सी का आंसर देख लो। अच्छा अमाउंट भरने हैं, हाँ अमाउंट भी भर लेते हैं, हो ही गया तो एंट्री, पूरी एंट्री प्रॉपर कर ही देता हूँ। फिर अगली एंट्री हो जाएगी ओरिएंट लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू बैंक, टू डिबेंचर्स, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, और डेबिट हो जाएगा लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। टोटल इसको 82 लाख देने हैं, जिसमें से आपने कहा 31 लाख की रिटेन अर्निंग कर ली, बाकी बचे थे आपके 51 लाख जो आपने कहा 120 रुपए के हिसाब से बेच रहा हूं, तो 120 के हिसाब से आपने निकाले थे 42,500 डिबेंचर, तो 42,500 को अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई करता हूँ 42,50,000, और अगर मैं 42,500 को 20 से मल्टीप्लाई करता हूँ 8,50,000, इसको भी काट के यहाँ लिख देता हूँ 31 लाख। बाकी अब देखो प्रीमियम पे रिडीम कर रहे हो तो 42,50,000 का 25% अगर निकालोगे तो इंटू 25 कर दो, ये तो बुक से ही देख लेता हूँ कितना आ रहा है 10,62,500, और यही आ जाएगा, ये इसकी एंट्री बनेगी। और कोई ऑप्शन था भी नहीं प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर के साथ, तो और कोई था ऑप्शन? फर्क था, लॉस में उसमें था पहले वाले में। हाँ ऑप्शन 3 बिना करे भी आ रहा था, ऑप्शन 3 बन रहा था, क्योंकि रिडीम एट अ प्रीमियम कर रहे हो तो प्रीमियम और रिडम्पशन सिर्फ थर्ड वाली एंट्री में तो था, फर्स्ट वाले में भी था, पर प्रीमियम और लॉस का अमाउंट सेम नहीं था, तो इसलिए उसको कट आउट कर दिया, ऑप्शन 3 बिना करे ही हो गया। डी द एंट्री पास फॉर राइटिंग ऑफ द लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, तो यहाँ पे बहुत अच्छा है, देखो 8,50,000 का एसपीआर आ चुका है, ये रहा, तो पहले ये यूज कर लो, बाकी 10,65 में से जो बचेगा वो स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल से कर लेना। एंट्री देखो कौन सी बनती है, सी 8,50 का सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व और बाकी स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। अच्छा क्वेश्चन था ओवरऑल, सारी नॉलेज जितना पढ़ा, टीडीएस भी होता तो और मजा आ जाता, पर टीडीएस था नहीं, क्वेश्चन में दिया तो था उसने टीडीएस, पर इंटरेस्ट की एंट्री मांगी। क्वेश्चन 2 भी कर लो, पहला ग्राफ स्किप करते हैं, सेकंड पैराग्राफ। For this, they would be requiring new machine and equipment costing 75 lakh. The company decided to utilize their existing free reserve of Pakistan for the same, and balance can be raised from public by issuing sufficient number 9% debenture
at 25 premium. These debentures were to be redeemed at 30% premium after 5 years. Applications for 60,000 debentures पर extra application आ गई होंगी. Pro rata allotment was made based on the above information. Answer the question. इसमें pro rata ले आया. Number of debentures that the company shall issue 32,000. कैसे निकाला? टोटल देखो 75 में से 35 का रिटेन दे दिया, बाकी बचा 40 लाख. 40 लाख को पेमेंट कैसे करोगे? 125 से. क्लियर है पार्थ? तो कितना आएगा? 32 लाख. कर दूं? टोटल 40 लाख पे करने थे. 100 रुपए वाला डिबेंचर 25% प्रीमियम पे 125 का बेच रहे हो, तो 125 से करोगे तो 32,000 आंसर आ गया. बी देखो, द एंट्री पास इन द बुक्स ऑफ आयुष ऑर्गेनिक लिमिटेड टू अलॉट 9% डिबेंचर. तो दीज डिबेंचर्स आर इशूड एट अ प्रीमियम रिडीमेबल एट प्रीमियम. तो पहले तो देख लो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर और लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर कौन कौन सी एंट्रीज में आ रहा है. सेकंड में भी आ रहा है और फोर्थ में भी आ रहा है. थर्ड और फर्स्ट को तो इग्नोर मारो. अब दोनों का अमाउंट सेम देख लो, सेकंड में भी आ रहा है, फोर्थ में भी आ रहा है. अब ये चेक कर लो क्या डिबेंचर का 30% प्रीमियम ऑन रिडम्पशन बन रहा है सेकंड केस में. उसको सबको छोड़ो ना. हाँ, पैसा वापस करना है. फोर्थ में ये भी देख सकते हो 35 लाख रुपए की रिटेन अर्निंग भी तो पे कर रहे हो, उसमें सेकंड पार्ट में तो करा ही नहीं, वहां से गलत. दूसरा ये भी देख सकते हो 30% रिडीम पे हो रहा है, तो 60 लाख का 30% अगर मैं निकालता हूँ सेकंड वाले के अंदर, तो 60 लाख का 30% बनता है 18 लाख, तो वो तो गलत ही है. नीचे वाले में देखो 32 का 30% बनता है 9,60,000. ऐसे भी तो चेक कर सकते हो. तो सॉल्व करने की जरूरत थोड़ी है, जिसको कुछ भी ना आता हो वो भी कर सकता है क्वेश्चन. तो फोर्थ सी का देखो, एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ 9% डिबेंचर, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर इज अकाउंटेड एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर बाय डेबिटिंग लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर ड्यू टू प्रूडेंस कॉन्सेप्ट. जो भी प्रीमियम है उसको डेबिट करते हो लॉस के नाम से ना, क्योंकि प्रूडेंस कॉन्सेप्ट है. सेकंड ऑप्शन, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर इज रिटर्न ऑफ फ्रॉम. ऊपर देख लो एंट्री में फोर्थ में सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व आ गया था 8 लाख, तो 8 लाख वो यूज कर लो, 160 स्टेटमेंट ऑफ पेनल यूज कर लो. फर्स्ट आंसर आ गया. उन्होंने कहा प्रीमियम रिडेम्पशन अलॉटमेंट के टाइम पे करते हो तो वो डेबिट लॉस बाय इशू. क्रेडिट जो हो गया वो तो बच्चे प्रीमियम और रिडेम्पशन लायबिलिटी क्रिएट करते. मैं आज का लॉस दिखा रहा हूँ, लायबिलिटी तो क्रिएट होगी. फ्यूचर में मुझे किसी को 500 रुपए देना है तो आज तो लायबिलिटी दिखाऊंगा ही दिखाऊंगा. इसको लॉस इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि प्रूडेंस लॉस के लिए उसने प्रीमियम को तो दिखाना ही दिखाना है, चाहे कुछ भी हो जाए. आगे चलो, मैचिंग वाले क्वेश्चंस देखो, एक अलग करना है तो कर लेना, वरना अपने आप ही हो जाएंगे. जैसे पहला देख लो, जैसे टाइम हो चुका है, अपने आप ही करना है. कल का बता देता हूँ. कल आपकी इकोनॉमिक्स की क्लास होगी, सुमित सर लेंगे. सुमित सर यहाँ पे आ नहीं सकते तो कल तुम्हारी ऑनलाइन ही होगी. कल सैटरडे है, सारे बच्चे घर से ज्वाइन कर. ठीक है? हाँ जी, मैं नहीं लूंगा कल क्लास. कल सैटरडे को इकोनॉमिक्स की क्लास होगी पूरे 12 बजे, 12:15 से जितने भी आपके बजे तक क्लास. संडे को बताओ लूं क्लास की नहीं लूं? संडे पेपर है तो बच्चों ने कह दिया तो संडे ऑफ कर. मंडे को मिलेंगे जिसमें आगे कंटिन्यू. चलो अब इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, 10 मिनट का ब्रेक लेंगे.